नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ इस टाइम यूट्यूब पर। आप देख पा रहे होंगे उन लेक्चर्स को। जो लोग अभी तक उस लेक्चर्स को नहीं देखना शुरू किया है तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि लक्ष्य में अब आपको मैं यहाँ पर करंट अफेयर्स बेस्ड आर्ट एंड कल्चर को पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें करंट अफेयर्स अपडेटेड आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ने को मिलेगा। जिसमें पता चलेगा कि करंट में क्या मुद्दे बने हुए हैं जो कला और संस्कृति से संबंधित है और उन्हें किस तरीके से अपने पुराने चैप्टर्स के साथ ऐड ऑन करके आगे पढ़ते हुए जाना है। क्योंकि देखिए पीटी में भी कला और संस्कृति से जो जो चलता आ रहा है मैटर, उस पे तो प्रश्न बनते ही हैं जो ऑफिशियली चलता आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे जो करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक होते हैं उसको भी पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे आगे भी एग्जाम देंगे उनके लिए भी, क्योंकि उनको पता चलेगा कि भविष्य में जैसे हम किस तरीके से पढ़े, क्या सही रणनीति होनी चाहिए करंट अफेयर्स पढ़ने की अगर बात करें कला और संस्कृति की। तो आज इस लक्ष्य के इस वीडियो में, इस चैप्टर में आज मैं आपको आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स से रूबरू कराऊंगी। तो आप तैयार हैं? क्योंकि देखिए जो नोट्स आप आर्ट एंड कल्चर के बना रहे हैं, अभी जहां से भी पढ़ रहे हैं, यदि मेरे द्वारा पढ़ रहे हैं तो उसमें इसको एड ऑन करते चलिएगा जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाती जाऊंगी, ठीक है। और जो आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस नहीं कर रहे हैं उनके लिए फिर से एक विशेष सूचना कि सुबह 7 बजे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपको आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस मिलती है, तो उन्हें जरूर देखिए। आइए चलिए बढ़ते हैं हम आगे इसमें करंट अफेयर्स की ओर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको जो पीडीएफ होगा, जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है उसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल शिल्पी वर्मा 22 पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे मेरे द्वारा पढ़ाए गए हर वीडियोस के पीडीएफ। इसके बाद आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं, कोई क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए सबसे पहला न्यूज की जो बात की जा रही है, देखिए कैसे पढ़ना है। जो बच्चे देखिए इस साल एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो आगे देंगे उनके लिए भी, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी, क्योंकि क्या पढ़ना है सब जगह है पर क्या नहीं पढ़ना है ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर में तो बहुत सारी न्यूज आती है, लेकिन उसमें से क्या पिक करना है क्या छोड़ना है ये हमारा यूपीएससी का सिलेबस डिसाइड करता है। तो सबसे पहले बच्चों आप अपने यूपीएससी का सिलेबस को कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, बिल्कुल भूलने की संभावना ही ना रहे। और उसके बेसिस फिर जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे या हम फैकल्टीज के द्वारा करंट अफेयर्स जो पढ़ाया जाता है उनके साथ कनेक्ट होते रहिए तो चीजें आसान हो जाएंगी। आइए देखिए मौर्य स्तंभ की बात कर रहा है। किसकी? मौर्य स्तंभ। या आप पिक्चर देख पा रहे होंगे जो हमारा नया पार्लियामेंट बन रहा है उसमें इसको स्टेचू को लगाया गया है। तो ये खबरों में क्यों बना हुआ है अब जानना, ये भाई मौर्य स्तंभ ही क्यों कुछ और नहीं, क्योंकि अभी खबरों में बना हुआ है। और हाल ही में भी जुलाई 2022 में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने एक विशेष समारोह में दिल्ली में नए संसद की छत पर ये 9500 किलोग्राम के राष्ट्र प्रतीक का अनावरण किया। प्रतीक चिन्ह में सारनाथ में अशोक के सिंह शीर्ष का ही रूपांतर है। अब ये तो हो गई करंट बेस्ड, मोस्टली लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा, लेकिन यूपीएससी कहाँ से प्रश्न बनाता है? अब यूपीएससी ये नहीं पूछेगा, यूपीएससी पूछेगा कि भाई ये जो अपना ये जो स्तंभ है इसकी बात जो कर रहे हैं अब इसके बारे में स्टेटमेंट दे देगा। तो हमें इसका बेसिक्स पता होना चाहिए। तो अगर आप तैयारी शुरू की है तो बेसिक्स पर विशेष ध्यान देना, इसके बाद आगे करंट अफेयर्स को कनेक्ट करके पढ़ना है। तो अशोक का स्तंभ का जो उपयोग है वो राज्य के प्रतीक के रूप में शाही उपदेशों के प्रचार और युद्ध की जीत के स्मरणोत्सव के लिए किया गया, ठीक है। स्तंभ किससे बना था ये सारी चीजें हैं। इसके बाद मेन चीज हम जिस पे आएंगे वो आपको ये समझने की कोशिश करनी होगी कि ये जो सारनाथ में भगवान बुद्ध के जो धर्म उपदेश को सिंह गर्जना भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके प्रचार प्रसार के लिए जहां जहां उन्होंने उपदेश देना शुरू किए तो शेरों की आकृति का इन्होंने महत्व दिया इसके संदर्भ में, ठीक है, बौद्ध धर्म से संदर्भ में। तो यही कारण था कि सम्राट अशोक ने सारनाथ में ही ऐसे स्तंभ बनवाने शुरू किए, ठीक है। अब इसमें आप देखते हैं कि इसमें 4 शेर है बेसिकली। देखिए इसमें 4 शेर है लेकिन हमें 3 ही दिखाई देते हैं। हम किसी भी एंगल से देखेंगे तो 3 ही शेर जो है वो दिखाई देते हैं। पीछे एक शेर जो है वो आकृति आपको ज्यादातर नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें आप नीचे देखेंगे सांड और एक घोड़े की आकृति भी है, ठीक है। एक सांड और एक घोड़े की आकृति भी आपको यहाँ देखने मिलती है। अशोक का जो चक्र है ये हमारे राष्ट्र प्रतीक के रूप में आप देखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज में, ठीक है, ये जो चक्र है वो भी राष्ट्रीय ध्वज में हमारे शामिल किया गया। और इसके अलावा अशोक ने इस स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखवाया था। आपको देखा होगा आपने, सत्यमेव जयते यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वो किस ग्रंथ से या किससे लिया गया? तो मुंडोक उपनिषद से ये जो सूत्र है वो लिया गया। और इसका मतलब होता है कि सत्य की ही विजय होगी, ठीक है, सत्य की ही विजय होगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, तो आपको देखते रहना है वो चीजों को। और कैसे कोई न्यूज अभी बनी हुई है तो उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद ये खजुराहो समूह के स्मारक तो खबरों में अभी क्यों है पहले ये जानते हैं।
तो फरवरी भी हाल ही में 2023 में G20 की जो अध्यक्षता है भारत में MP यानी कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक शुरू हुई थी। और प्राचीन शहर खजुराहो अपने भव्य मंदिरों और विस्तृत मूर्तियों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अब ये पता चल गया कि भाई खजुराहो की बात करें, खजुराहो के मंदिर की भी बात की जा रही है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम आर्ट एंड कल्चर हमारे सिलेबस में है और हमें जानना है कि इसके संदर्भ में क्या बेसिक्स है, तो उसको जानना है। वैसे तो मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ा रही हूँ, तो अगर आप वहां भी देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी ये चीजें। ठीक है, खजुराहो समूह के स्मारकों के बारे में देखेंगे तो ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत इसको रखा गया है। चंदेल राजवंश द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच इस समूह के जो स्मारक है उनका निर्माण कराया गया था। ठीक है, नागर शैली की वास्तुकला जो है, अभी मेरा ये लेक्चर जो है आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि मंदिर स्थापत्य की ओर जब हम बढ़ते हैं बच्चों, तो उसमें नागर शैली, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिखने का प्रयास करती हूँ। मंदिर स्थापत्य की शैली में हम जब आगे बढ़ेंगे तो 3 शैलियों को पढ़ेंगे, नागर, ठीक है, बेसर शैली, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें द्रविड़ शैली। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अभी मैंने शुरू किया है। मंदिर स्थापत्य की कला नहीं देखा है तो देखिए जाके। तो ये इस संदर्भ से, इस शैली के अंतर्गत इस मंदिर का निर्माण किया गया है। आइए देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि आप देखेंगे मंदिर में जब हमने पढ़ा है मंदिर स्थापत्य को मेरे लेक्चर में आर्ट एंड कल्चर में, तो बताया था उसके अंग के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया था। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है उसमें, ठीक है, आमलक क्या होता है, शिखर क्या होता है, गर्भगृह क्या होता है, इत्यादि चीजों को पढ़ा था। तो यही आपको मंदिर के उसमें वास्तुकला में भी झलक देखने को मिलेगी। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपका क्या है, नागर शैली पर बेस्ड बना खजुराहो समूह का एक स्मारक है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, यहाँ पर आमलक होता है। ठीक है, ये आपका आमलक होता है यहाँ पर, ये आपका शिखर होता है, और ये क्या है आपका गर्भगृह। तो गर्भगृह के ऊपर आपको इस तरह से ये शिखर देखने को मिलता है। ये इसका प्रदक्षिणा पथ है, ये मंडप होते हैं। ठीक है, मतलब मंडप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ इतना जानना जरूरी कि ये जो हिस्सा होता है ये सारे मंडप होते हैं। मंडप इन द सेंस कि सभा भवन होते हैं, या कह सकते हैं हॉल होते हैं, जहाँ पर श्रद्धालु खड़े होते हैं। कुछ किंवदंतियां ऐसी भी हैं, कुछ लोग मानते हैं कि इनको इस तरह से बनाया गया था कि 3 ही जो कह सकते हैं जातियां हैं उनको जाने की अनुमति थी मंदिर के अंतर्गत, तो उनको इस तरह से यहाँ पर बनाया गया, ऐसी कहावतें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो खजुराहो के समूह का स्मारक अभी चर्चा में क्यों है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका बेसिक जानना। ठीक है, वो जान लिया क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिक्स को हम देखेंगे। इसके बाद इसमें कहते हैं कि ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 12वीं शताब्दी ईसा में खजुराहो में मंदिर स्थल 85 मंदिर थे, जो 20 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए थे। सोचिए इतनी भव्यता से इसको बनाया गया था। हालांकि आज इनमें से केवल 25 मंदिर बचे हुए, जो कि 6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है, मेन चीज यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखनी, ये आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद हम देखेंगे कि इन मंदिरों की मूर्तियों में कामुक अभिव्यक्ति आध्यात्मिक खोज के रूप में मानव अनुभव के समान महत्व देती है, और इसे संपूर्ण ब्रह्मांडीय में एक भाग के रूप में देखा जाता है। सिंपल भाषा में अगर हम इसे समझे, खजुराहो के जो मंदिर आप देखेंगे, आइए फिर से लेके चलते हैं। इनमें ना आप देखेंगे कि आपने पढ़ा होगा इसमें एरोटिक्स पिक्चर्स, जिसमें कामुक अभिव्यक्ति की मूर्तियां आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इस पूरे मंदिर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एरोटिक्स मूर्तियों को ही दर्शाया गया है, बल्कि आप देखेंगे कि 40% ही सिर्फ एरोटिक्स पिक्चर्स को यहाँ पर दर्शाया गया है, मूर्तियों को बनाया गया है। नेट पे सर्च करेगा और क्लियर दिखेगा। तो उसमें उसके साथ साथ उन्होंने जीवन की जितनी भी गाथा है उस समय काल की, वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कंडीशंस को भी यहाँ पर दर्शाया। मंदिरों में इस तरह के जो पिक्चर्स और जो मूर्तियां आपको मिलेंगी बच्चों, वो वहाँ की समकालीन जो स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, उनको वहां पर उजागर करने की कोशिश की गई है। जैसे साउथ में आप जैसे जाएंगे ना, तो इस तरह की चीजें आपको बहुत देखने को मिलेंगी। यहाँ पर भी इस तरह की चीजें, तो पूरे जीवन काल उस समय पे क्या चीजें चलती थी, कैसा दिनचर्या थी, कैसी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति थी, तो उसको यहाँ पर मूर्तियों के द्वारा दर्शाया गया। ठीक है, आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें मैंने समझाया बखूबी। इसके बाद देखिए नागर शैली, मंदिर स्थापत्य की बात कर रहे थे। अब इम्पोर्टेंट देखिए, खजुराहो मंदिर आया, ठीक है, मंदिर आया, लेकिन इन्होंने क्या किया, मंदिर स्थापत्य से आपसे अब प्रश्न पूछेंगे। खजुराहो के बारे में जो भी पूछना होगा वो थोड़ा बहुत पूछ के करंट के साथ जोड़ के उसको पूछेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मंदिर स्थापत्य में किन किन शैलियों की बात की गई है। मैंने पढ़ाया है लेक्चर, जाके देखिएगा मंदिर स्थापत्य कला, तो वहां पर और क्लियर समझ आएगा। यहाँ समझाने का प्रयास करती हूँ। नागर शैली के स्थापत्य में ये कहाँ से कहाँ तक नागर शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। जब इंडिया का मैप देखेंगे तो उत्तर भारत में 5वीं शताब्दी ईस्वी में विकसित हुए थे। तो आपके उत्तर भारत में देखेंगे विंध्याचल पर्वत तक आपको नागर शैली के, ठीक है, नागर शैली के जो मंदिर है वो देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ ये कहते हैं कि सहायक मंदिर के साथ साथ पंचायतन शैली का पालन किया गया है इन मंदिरों में,
जलाशय इसमें नहीं होते थे, ऊंचे चबूतरे पे बना होता था। यहाँ पर आप देखेंगे ऊंचे चबूतरे पे ये सारे मंदिर जो नागर शैली के हैं, वो आपको इसे अलग पेन से दिखा देती हूँ। जो नागर शैली के बच्चों मंदिर है ना, वो आप देखेंगे मुख्यतः ऊंचे मतलब किसी मंच पे, जैसे ये आपका मंच है, इसके ऊपर बने होते थे, जबकि साउथ में ऐसे नहीं देखने को मिलेगा। नागर में आपको ना, नागर शैली के जितने भी मंदिर होंगे वहां पर कोई कुंड या जलाशय नहीं देखने को मिलता है। जैसे ही आप नीचे साउथ में आएंगे, यानी कि द्रविड़ शैली के मंदिर देखेंगे, तो आपको ये सब चीजें वहां बहुत देखने को मिलती हैं। ठीक है, पंचायतन शैली, मैंने बताया था पंचायतन शैली क्या होती है, जिसमें आप देखेंगे मंदिर का एक प्रांगण होता है, उसमें चारों कोनों पर गौण देवता होते हैं और जो मुख्य देवता होते हैं वो आपके बीच में होते हैं। पंचायतन से क्या समझ आता है? पंच आयतन, 5 आयतन की बात करता है, तो 1 2 3 4 5 आयतन की बात करता है। तो पंचायतन शैली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे यूपीएससी ने 2012-13 में और लगातार प्रश्न पूछता भी है। मैंने पढ़ाया है लेक्चर में, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वहां पर आप और बेहतर तरीके से इसके नोट्स बना पाएंगे, मैंने और डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, आंतरिक दीवारें रथों में विभाजित है, गर्भगृह के चारों ओर ढका हुआ चलने वाला मार्ग होता है। तो प्रदक्षिणा पथ हमने बताया था क्या होता है, गर्भगृह जहाँ पर मुख्य देवता विराजमान होते हैं, और गर्भगृह हमेशा शिखर के नीचे ही आप देखेंगे यहाँ पर देखने को मिलता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे तो मैं इसका वो दे दूंगी आपको PDF। ठीक है, तो पढ़ते चलिए, इसे समझते चलिए। अब नागर शैली की उपशैलियां, अब क्या हुआ, एक सदी के बाद धीरे धीरे मंदिरों का निर्माण होना समाप्त हो गया, तो वहां पर उपशैलियां देखने को मिलती, क्योंकि उस वक्त में देखेंगे कि एक समय के बाद जब ये सारी चीजें समाप्त हो गई, तो मुस्लिम जो शासक आए उन्होंने आक्रमण किया, और ये चीजें धीरे धीरे देखने को कम मिलती हैं। तो वहां पर उपशैलियां देखने को जब मिलती हैं, तो ओडिशा शैली, उदाहरण के लिए जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, जिसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। पूछा गया है व्हाइट पगोड़ा और ब्लैक पगोड़ा कहाँ कहाँ पर है, तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। पुरी में जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, तो एग्जाम्पल्स आपको याद करने होंगे। ये खजुराहो के शैली पे आधारित कौन कौन से, कंदारिया का महादेव मंदिर, खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर, और इसके बाद सोलंकी शैली, जिसे मारू गुर्जर शैली के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर एक ही शैली के विभिन्न नाम हैं, तो उसे आप याद रखिएगा, कभी कभी होता है इसकी जगह पे इस नाम के द्वारा पूछा जाता है, और यूपीएससी का ये काम करना बड़ा फेवरेट पोर्शन माना जाता है। उदाहरण के तौर पर मुंडेरा का सूर्य मंदिर गुजराती भीम प्रथम द्वारा इसमें निर्मित कराया गया था। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, बाकी मैं अपने लेक्चर्स में इनको और अच्छे से डिटेल में कवर करूंगी, क्योंकि ये करंट अफेयर्स की क्लासेस है, स्पेसिफिकली आर्ट एंड कल्चर की। ठीक है, मंदिर वास्तुकला में देखिए बच्चों, द्रविड़ शैली पे आ गए। मैंने बताया था कितनी शैली मंदिर स्थापत्य की, नागर, फिर आप देखेंगे बेसर, ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे द्रविड़, तो ये आपका नॉर्थ में हो जाती है, ये आपकी साउथ में देखने को मिलती है, ये बीच का हिस्से में देखने को मिलती है। ठीक है, विंध्य पर्वत से जो है कृष्णा नदी तक आपको बेसर शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा आप कितनी भिन्नता है। जैसे आपने प्रीवियस में देखा होगा कि यहाँ पर जो मंदिर बन रहे हैं नागर शैली के, वो एक अलग मंच के ऊपर बन रहे हैं, एक अलग तरीके से। जैसे ही आप साउथ में जाएंगे, द्रविड़ शैली के मंदिर कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये इसका गोपुरम होता है, गोपुरम मेन गेट बहुत ही ज्यादा भव्य होता है। आप देखेंगे मीनाक्षी मंदिर वगैरह में देखेंगे तो कितना ज्यादा विशालता के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ उसमें पिक्चर्स को बनाया गया है, क्योंकि वहाँ की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चीजों की प्रक्रियाओं को वहां पर उकेरा गया है मूर्तियों के द्वारा। क्योंकि वहां की कंडीशंस ही ऐसी होती थी कि वहां पर इतने ज्यादा संपन्न उस वक्त में थे कि उनको यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया, लोगों को कहानी नुमा तरीके से बताने का प्रयास किया गया। अब ये मंडप, यहाँ पर इस तरह का मंडप होता है, मतलब कि ये जो होता है आपका हॉल होता है, जहाँ पर सारे श्रद्धालु अपनी बारी का वेट करते हैं। वहीं सेम देखें, गर्भगृह के जस्ट सामने एक वाहन होता है, जिसे कहते हैं कि ये जो मुख्य देवता है उनका वाहन है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल, जैसे शिवलिंग होगी, शिवलिंग के साथ नंदी, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। केदारनाथ में भी कुछ इस तरह से ही है, और भी जगह है, फॉर एग्जाम्पल की बात है। इसके बाद ये गर्भगृह है, तो मंदिर में सबसे पवित्र स्थल क्या होता है? गर्भगृह। वैसे ही जैसे हमने स्तूप में पढ़ा था, स्तूप में सबसे पवित्र स्थल क्या होता है? आपका हर्मिका होता है। जिसने लेक्चर देखा होगा वो समझ गया होगा, ये आपका अंड होता है। किसकी बात कर रही हूँ बच्चों? मैं बात कर रही हूँ स्तूप की। उसमें हर्मिका जैसे बहुत पवित्र स्थल माना जाता है ना स्तूप में, वैसे ही मंदिर में जब हम आते हैं तो यहाँ पर गर्भगृह सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। और गर्भगृह की पहचान ये है कि उसके ऊपर आपको शिखर देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ पर? आइए, यही चीजें यहाँ दी गई है। इसके बाद कब कब बनवाया गया था, 4 दीवारी होती है, गोपुरम होता है, पंचायतन अभिन्यास होता है, सीढ़ीदार पिरामिड शिखर बनाए जाते हैं आपके। ठीक है, जलाशय की उपस्थिति, मैंने बताया था कि जलाशय जो है, कुंड वगैरह, वो आपके नागर शैली, बेसर शैली में कम, नागर शैली में नहीं बल्कि आपके द्रविड़ शैली में देखने को मिलते हैं।
उदाहरण के तौर पर बृहदेश्वर मंदिर, गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर। तो इनको आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो उससे ये फायदा होगा आपको कि वहां पर आप रूबरू हो पाएंगे, अच्छा इस तरह से बना हुआ है, तो आप डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट मूव करते हैं इसमें। मंदिर वास्तुकला तो नायका शैली के जो स्थापत्य है, ये देखिए कितना भव्य, यही मैं कहने का यहाँ कितने सारे मूर्ति कला को घेरा गया है। कैसे जूम कर सकती हूँ मैं, नहीं होगा शायद ये। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी भव्यता बताती है कि वहाँ की पूरी कहानी, वहाँ की जो परिस्थितियां थी उनको उजागर किया गया, इस तरह से दर्शाया गया है यहाँ पर। ठीक है, नायक शासकों के अधीन ये फला फूला मदुरै शैली के रूप में भी जाना जाता है इसको। ठीक है, मदुरै जैसे मीनाक्षी मंदिर और इन सब की बात करी थी, वैसे ही वास्तुशिल्प रूप में द्रविड़ शैली के समान था, लेकिन दायरे में बहुत बड़ा था। इस पर इस्लामिक प्रभाव भी दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर मदुरै का मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, ये उसका उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर टर्निंग पॉइंट क्या है। करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे खजुराहो मंदिर, लेकिन मंदिर स्थापत्य से प्रश्न बनेगा क्योंकि वो हिस्सा है उसका। तो अब यहाँ कह रहे हैं ये जो नायक शासकों के द्वारा ये जो मंदिर बना था, ये फला फूला था, कह रहे हैं इस पर इस्लामिक प्रभाव भी दिखाई दिया था, यानी कि उस समय पे ये शासक आना शुरू हो गए थे, तो इस्लामिक प्रभाव भी। तो इस तरह के स्टेटमेंट बन सकते हैं कि मदुरै की मीनाक्षी मंदिर पर स्टेटमेंट दे दिया, मदुरै के मीनाक्षी मंदिर के बारे में बताइए, और 2-3 स्टेटमेंट उसमें कह दिया कि इस पर इस्लामिक प्रभाव भी दिखाई देता है। तो हमें लगेगा कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मंदिर की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा था। तो यहाँ जहां पर आपको सिंपल सी बात लिखी हो, एक ठीक है, सिंपल सी पैराग्राफ हो, एकदम से आपको कुछ डिफरेंट इतर दिखे, जैसे ब्लैक के बारे में फॉर एग्जाम्पल सारी बातें हो रही, अचानक से आपको कोई व्हाइट चीज उसमें दिख जाए, है ना, तो वो अलग हो गया ना। तो यही यूपीएससी फिर क्या करती है कि आपसे यहाँ से प्रश्न पूछती है जो एकदम इतर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। बेसर शैली, अब नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दोनों का मिक्सचर, कहते हैं ना माँ बाप का मिक्सचर बच्चों में दिखता है, उन पे रिफ्लेक्ट होता है, तो वैसे ही नागर और द्रविड़ शैली का जो मिक्सचर है वो है आपका बेसर शैली। ठीक है, तो बेसर शैली के स्थापत्य को थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए दोनों का मिला जुला यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यहाँ पर बहुत भव्यता देखने को मिलती है, इस मंच पर बना होता है, तो नागर शैली का भी थोड़ा प्रभाव दिखता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आगे पढ़ेंगे हम उसमें। तो इसमें क्या है, कर्नाटक शैली के रूप में भी जाना जाता है इसको, तो कर्नाटक शैली के रूप में भी जाना जाता है। इसका विकास परवर्ती चालुक्य शासकों के अधीन हुआ। इसमें नागर शैली, द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। उदाहरण के तौर पर डंबल में डोडा वसप्पा मंदिर, और एहोल में लड़खान मंदिर, और बादामी में मंदिर इत्यादि, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पर ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि थोड़ा सा आप इसको टच समझ सकें। जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं देखी है मंदिर स्थापत्य की, उनके लिए है कि एक बार नजर डालें कि भाई कितने प्रकार की मंदिर स्थापत्य की बात की जा रही है। और वहां पर आर्ट एंड कल्चर की जो सीरीज है मेरी, उसमें धीरे धीरे आपको ये चीजें मिलती रहेंगी, तो नोट्स बनाते रहेगा और उनके साथ साथ बच्चों ये भी एड ऑन करते रहेगा। ये नहीं, जो बेसिक्स है, जो करंट अफेयर्स बेस्ड है, उसको बस एक लाइन में लिखने की कोशिश करिएगा। इवन बहुत से बच्चे मुझे करते भी हैं, मतलब सेंड करते हैं मुझे और दिखाते हैं कि मैम देखिए कि इसमें मैंने ऐसे लिखा, इसमें ऐसे लिखा, तो बहुत अच्छा लगता है कि वो साथ साथ मेहनत करते हैं। तो उन बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इसी तरह से लगे रहिए और हमारे साथ कनेक्ट रहिए, ताकि हम आपको सही राह भी दिखा सके अगर आप कहीं भटक रहे हैं तो। आइए चलिए, इसके बाद विजयनगर शैली, तो इसका स्थापना कब हुई थी यहाँ पर दिया गया है, और इसके स्थापत्य कला के संरक्षक थे विजय, और इसकी राजधानी हम्पी कर्नाटक में है। इसके बाद विजयपुर में इंडो इस्लामिक प्रभाव, मतलब थोड़ा इंडियन और इस्लामिक प्रभाव आपको देखने को मिलता है। और ये जब हम इंडो इस्लामिक प्रभाव जैसे चित्रकला में हम पढ़ेंगे, ठीक है, हम मूर्ति कला में पढ़ेंगे, हम आधुनिक समय में जब आगे पढ़ेंगे तो इंडो इस्लामिक प्रभाव को हम देखेंगे। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है अपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में, ठीक है। तो इसके साथ संयुक्त चोल, होयसला, पांडे, चालुक्य शैली का विकास हुआ। स्थापत्यकार की बात की जाए तो विट्ठल स्वामी मंदिर, कमल महल, फिर इसके बाद विरूपाक्ष मंदिर, रघुनाथ मंदिर, हम्पी के पास नरसिंह के रॉककट मूर्ति, रॉककट मतलब चट्टानों को काटकर जो मूर्तियां बनाई गई उसकी बात कर रहे हैं। तो विजयनगर शैली के कुछ उदाहरण इस तरीके से आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते रहिए, पिक्चर्स के साथ क्लियर हो जाएंगी चीजें। इसके बाद हम होयसल शैली, इसके बाद आप देखेंगे प्रमुख स्थान वेलूर, हलेबीड है। उदाहरण के लिए हलेबीड में होयसलेश्वर मंदिर है, वेलूर में विजय नारायण का मंदिर है, ठीक है। मैसूर के पास कर्नाटक में मंदिर वास्तुकला की अनूठी शैली है, जिसको इस तरह से निर्मित किया जाता था। वहां पर इस तरह से पिक्चर्स को कुछ हैवी मंच पे रखा जाता था, क्योंकि बेसर शैली की मिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मिक्स चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद पाल और सेन शैली, तो राजवंशों के तहत बंगाल में इसको ये विकसित हुई थी, और पाल बौद्ध थे, उन्होंने बिहार, चैत और स्तूप बनवाए थे। अब जिन्होंने मेरे लेक्चर्स नहीं लिए हैं उनको यहाँ पर बता दूं मैं कि बिहार क्या होता है, यहाँ पर भिक्षुओं के लिए रहने का एक निवास स्थान होता है। चैत्य क्या होता है,
तो चैत्य में जैसे आप देखेंगे चैत्य में स्तूप का होना अनिवार्य है, यहाँ पर पूजा स्थल होता है एक तरीके से। और स्तूप क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि बौद्ध के मरणोपरांत और जो उनके शिष्य थे उनके कुछ मरणोपरांत शारीरिक अवशेषों को रखा जाता है। वही अंड स्तूप बताया था, स्तूप कैसे बना होता है, उसके ऊपर हर्मिका होती है, सबसे पवित्र होता है। उसी हर्मिका में आप देखेंगे ये जो स्तूप होता है, ये स्तूप का हिस्सा है थोड़ा, ये हर्मिका में उनके मरणोपरांत शारीरिक अवशेषों को रखा जाता है। जाइए लेक्चर्स देख लीजिए ताकि ये सारे जो वर्ड्स है ना, शब्दावली है, वो क्लियर होते जाए। ठीक है। हिंदू थे, इन्होंने हिंदू मंदिरों का भी निर्माण कराया, बौद्ध वास्तुकला को भी बनाए रखा। तो इस तरह से उन्होंने दोनों चीजों पर, हिंदू और बौद्ध दोनों जगह उन्होंने जो है काम करना शुरू किया। वास्तुकला दोनों धार्मिक प्रभावों को दर्शाती है। भाई वास्तुकला में वही वो सारी चीजें आपको रिफ्लेक्ट होंगी जो समय काल में चल रही होंगी। तो कह रहे हैं दोनों धार्मिक प्रभावों को, यानी कि बुद्ध और हिंदू की जो बात की जा रही है उनके द्वारा बनवाया गया था, उसका रिफ्लेक्शन इनके आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। पाल स्मारक में क्या, नालंदा, जगदल्ला, ठीक है, ओदंतपुरी, विक्रमशिला और महाविहार के मठ इत्यादि विश्वविद्यालय हैं। सेन स्मारक आपके ढाकेश्वरी मंदिर है। क्लियर है। आइए फिर इसके बाद लिंगराज का मंदिर, ये चर्चा में क्यों बना हुआ है इसको समझते हैं। तो इसमें केंद्र सरकार ने लिंगराज मंदिरों से जुड़े मंदिरों का एक विशेष कानून के तहत लाने के लिए ओडिशा सरकार के अध्यादेश का इस आधार पर विरोध किया कि ये जो राज्य है वो विधान मंडल की विधायी क्षमता से बाहर है। तो देखिए नॉर्मल सा इसको चर्चा में बना हुआ था और इसके बारे में बेसिक से प्रश्न बन जाएगा यूपीएससी में। तो कह रहे हैं कि भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित भगवान शिव को समर्पित मंदिर है ये। लिंगराज मंदिर के बारे में डिटेल में अगर जाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि 10वीं शताब्दी में सोमवंशी वंश के राजा जाजती केशरी द्वारा इसको बनवाया गया था। 11वीं शताब्दी में राजा लाल तेंदु केशरी द्वारा उसको पूरा करवाया गया था। तो याद रखिएगा किसने इसका निर्माण करवाना शुरू किया, किसने इसका विकास है पूरा कंप्लीट किया, वो डिफरेंस याद रखिएगा। क्योंकि पीटी में क्या करते हैं कि इसके जो फैक्ट्स है ना उसको स्वैप कर देते हैं, मतलब जिसने बनवाया उसका नाम नीचे कर देंगे और जिसने पूरा कंप्लीट करवाया उसका नाम ऊपर कर देंगे, तो स्वैप कर देते हैं। इसको कहते हैं, एक मेथड होता है ये, जो अब आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर राइटिंग करेंगे और पीटी के लिए अगर आप प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू या इन सबको, तो देखेंगे कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं, स्वैप करना कहते हैं, मतलब अदला बदली कर देते हैं इसके जो फैक्ट्स होते हैं। तो कलिंग प्रकार की वास्तुकला की सर्वोत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करता है। लिंगराज को स्वयंभू कहा जाता है। शिवलिंग को हरिहर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, ये आपका लिंगराज का मंदिर है। जगन्नाथपुरी में इसकी देखते काफी बड़ी भव्य शोभा यात्रा वगैरह भी निकलती है। तो ओडिशा सरकार में अभी ये चर्चा में क्यों बना हुआ था, ओडिशा सरकार द्वारा जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर बड़े पैमाने पर सौंदर्यीकरण परियोजना के निष्पादन में कुप्रबंधन के कारण आपत्तियां उठाई जा रही हैं। उसके सही से मैनेजमेंट के कारण ही उसमें आपत्तियां उठाई जा रही हैं। ये तो रही कि करंट अफेयर्स की बात। अब यूपीएससी कैसे पूछ सकता है कि जगन्नाथपुरी के बारे में आपसे कुछ पूछ सकता है आर्ट एंड कल्चर में। तो ये भगवान जगन्नाथ कृष्ण का एक रूप को समर्पित है और पूर्वी गंग वंश के प्रथम राजा जो अनंत वर्मन चोड़ गंग देव हैं, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। इसके बाद कलिंग वास्तुकला, जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, तो अपने आप में एक ये स्टेटमेंट है। ठीक है, इस मंदिर को सफेद पगोड़ा, अभी हमने ब्लैक पगोड़ा किसको पढ़ा था, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, कहा जाता था। और ये 4 धाम तीर्थ यानी कि बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम का एक हिस्सा है। ये पूछा गया है पीसीएस में, 4 धाम के नाम पूछे गए, यहीं से एक प्रश्न देखिए बन गया, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। ऐसे मैं बोलूं कि आप उत्तराखंड के 4 धाम बताइए, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तराखंड के 4 धाम कौन से। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं, बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और इसके बाद रामेश्वरम। ठीक है, ये उसी का ही एक हिस्सा है। जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती शायद मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं तो 12 साल या 7 साल में कुछ यात्रा निकलती है ना। तो ऐसी कहावतें हैं कि यहाँ पर जो 3 मूर्तियां जो बनाई गई हैं वो चंदन की लकड़ी से बनाई जाती हैं। ठीक, ऐसी कहावतें हैं कि जो चंदन की लकड़ी से बनाई जाती हैं और जब उनको बदला जाता है, जो उनको बनाता है हर 12 साल 7 साल में, तो कहते हैं कि जब विष्णु जी यहाँ पर जो थे अंतिम बार एक मनुष्य के रूप में इन्होंने अपना प्राण त्यागे थे, और यहाँ पर कहते हैं जब वो मरे थे तो उनकी जो उनको जो जलाया गया था उनकी डेड बॉडी को, तो कहते हैं उसमें उनका हृदय नहीं जला था। कहा जाता है ऐसा, हृदय नहीं जला था। कहते हैं कि वो भगवान थे इसलिए उनका हृदय नहीं जला, पूरा शरीर जो है पूरी तरह से जल गया था, लेकिन उनका हृदय बचा रहा। तो आज भी जो लोग इनकी मूर्तियों को बनाते हैं कुछ सालों के अंतराल पे चंदन की लकड़ी से, तो कहते हैं जब वो उनको बनाते हैं तो कोई विशेष पावर उस वक्त उनको मिलती है, उसको लेकर वो दूसरी मूर्तियों में ट्रांसफर करते हैं। ये सारी बातें कही जाती हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ।
तो इस तरह से एक इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो हृदय उसमें ट्रांसफर करते हैं, कुछ इस तरह से कहा जाता है, वो पावर है एक तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर याद रखनी है। देखिए एक ही चीज से कितने सारे प्रश्न मिल गए, चार धाम के बारे में पता चला, जगन्नाथपुरी को यमुना का तीर्थ कहा जाता है, ये हमें पता चला किसके द्वारा बनवाया गया था, किसने कंप्लीट कराया था। तो ये सारी चीज़ों को हमें याद रखना है, नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। और यहाँ पर स्टडी IQ की ये जो साइट्स हैं, आप यहाँ पर वेबसाइट पर उनको जो है चेक कर सकते हैं एक बार, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। ऐसे ही आपको कंटिन्यू ये करंट अफेयर्स बेस्ड वीडियोस मिलती रहेंगी, जिसमें हम बेसिक्स के वो भी समझेंगे साथ साथ में, ताकि पता चले कि करंट में मुद्दे के साथ साथ इसका बेसिक क्या है। सिर्फ करंट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी उसके बेसिक्स पर जाता है, ठीक है। अपना ध्यान रखें, नोट्स बनाते रहे, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि शिल्पी वर्मा 22 पर जाकर पूछ सकते हैं। जो बच्चे आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस ले रहे हैं और स्पेसिफिकली नोट्स बना रहे हैं, उनके लिए है कि इसको साथ में ऊपर छोटा सा नोट लिख के और लिख दे कि ये चर्चा में बना हुआ था, या यूनेस्को द्वारा इसको विश्व विरासत घोषित किया गया है। तो ये सब चीज़ों को कंटिन्यू करते रहें, ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस नहीं देख रहे हैं तो जाके देखिए, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। सुबह 7 बजे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को क्लासेस मिलेगी। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।